बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बायो। 10th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फेरेंक्स एंड एसोफेगस। टॉपिक हमारे पास स्टार्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और एलिमेंट्री कैनाल किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। तो उन्हीं हिस्सों को हमने स्टार्ट किया था, जिनके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ओरल कैविटी के बारे में कि ओरल कैविटी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ से हम कोई भी फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा कि जैसे ही खुराक हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का अमल स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें हमने मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, उसके बाद हमने स्वेलिंग का अमल पढ़ा था। स्वेलिंग के बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास जो बोलस तैयार होता है, यानी कि वो फूड का मास जो कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद बनता है, वो हमारे पास फेरेंक्स में एंटर कर दिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि फेरेंक्स हमारे पास क्या होगा। तो फेरेंक्स हमारे पास क्या है, इज़ अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। फेरेंक्स जिसे हम अपनी आम ज़बान में हलक का नाम देते हैं, जिसे उर्दू में हम हलक का नाम देते हैं, ये हमारे पास होगा फेरेंक्स के बारे में। अब फेरेंक्स हमारे पास क्या है, आ शॉर्ट एक छोटी सी ट्यूब लाइक जगह, ठीक है, यानी कि एक छोटी सी नाली हमारे पास होगी। उस नाली का हमारे पास काम क्या होगा, ये नाली हमारे पास कनेक्ट करवाएगी ओरल कैविटी को हमारी एसोफेगस के साथ। एसोफेगस हमारी खुराक की नाली, यानी कि यहाँ से हमारे पास इसका जो मेन काम है फेरेंक्स का, फेरेंक्स हमारे पास कनेक्शन का काम करवाएगा बिटवीन द ओरल कैविटी। ये हमारे पास ओरल कैविटी को कनेक्ट करवाएगा हमारी खुराक की नाली यानी कि एसोफेगस के साथ। ये हमारे पास मेन काम होगा किसका, फेरेंक्स का। अब ये फेरेंक्स हमारे पास जैसे ही हम कोई खुराक खाते हैं तो वहाँ से इस खुराक को हमारे फेरेंक्स की तरफ भेजकर एसोफेगस की तरफ पहुँचाना, ये काम हमारे पास होगा फेरेंक्स का। इसके बाद हमारे पास फेरेंक्स के बारे में कि फेरेंक्स हमारे पास ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे मौजूद है और ये हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन होगा। यानी कि अगर आप खुराक खाते हैं और आप सांस लेते हैं तो वो खुराक और वो जो सांस हमारे पास यानी कि हवा है, वो दोनों की दोनों चीज़ें इसी एक रास्ते से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट भी लिखेंगे कि इट इज़ कॉमन फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन होगा। तो ए कॉमन वे फॉर, अब दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास होगा, यानी कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जो खुराक हम खाते हैं वो भी इस रास्ते से होकर गुजरेगी, और इसी के साथ साथ हम जो सांस लेते हैं यानी कि जो हवा हमारे पास होगी वो भी हमारे पास इसी रास्ते से होकर गुजरेगी, यानी कि हमारे पास जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये हमारे पास सबसे मेन काम होता है फेरेंक्स का, कि फेरेंक्स हमारे पास क्या करवाएगा, ओरल कैविटी को कनेक्ट करवाता है किस चीज़ के साथ, हमारी एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन, यानी कि फेरेंक्स के अंदर डाइजेशन किस तरह की होगी। तो वो केमिकल डाइजेशन जो कि हमारे पास स्टार्ट करवाई गई थी किस चीज़ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, वो केमिकल डाइजेशन फेरेंक्स के अंदर भी कंटिन्यू रहती है। तो वो केमिकल डाइजेशन जो हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट करवाई गई थी, वो केमिकल डाइजेशन हमारे पास कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू इन फेरेंक्स। तो ये हमारे पास फेरेंक्स के अंदर भी जारी रहेगी, यानी कि जो हमने मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी के अंदर पढ़ी थी, वही केमिकल डाइजेशन अब हमारे पास फेरेंक्स के अंदर भी जारी रहेगी। इसके बाद हमारे पास इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो क्या होगा। इसका जो मेन फंक्शन है कि ये खुराक को लेकर जाएगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि इसका मेन काम हमारे पास है कि इट कनेक्टेड द ओरल कैविटी विद एसोफेगस, यानी कि ये हमारे पास खुराक को
ओरल कैविटी से एसोफेगस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रास्ता दोनों के लिए कॉमन है, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो फॉर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो फेरेंक्स का यहाँ पर हमारे पास एक काम है और इस काम को सर अंजाम देने के लिए हमारे पास कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं कार्टिलेज के बने हुए, जिन्हें हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। अब ये एपिग्लॉटिस हमारे पास क्या काम करेंगे? ये एपिग्लॉटिस हमारे पास क्या काम करते हैं कि इस खुराक को, यानी कि फेरेंक्स के अंदर जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का बोलस एंटर किया गया था, ये उसे लेकर जाएगी हमारे एसोफेगस की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मेन जो काम है दैट इज़ एंट्री ऑफ बोलस इनटू द एसोफेगस। बोलस को एसोफेगस की तरफ लेकर जाना, ये काम हमारे पास होता है एपिग्लॉटिस का। अब इसके लिए हमारे पास क्या किया जाता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ढक्कन मौजूद होता है, इसी ढक्कन को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। अब मेन जो फंक्शन है वो क्या है? प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लंग्स, फेफड़ों में फूड की एंट्री से बचाना। यानी कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर डायग्राम में देखें तो ये रास्ता, यानी कि यहाँ पर हमारे पास नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, दोनों की दोनों जो हमारे पास रास्ते हैं इसी फेरेंक्स में आकर खुलेंगे। यहाँ पर हमारे पास ट्रैकिया भी मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास एसोफेगस भी स्टार्ट होती है। तो इस जगह पर हमारे पास एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, जो कि खुराक खाते वक्त हमारे पास ट्रैकिया के ऊपर जो ग्लॉटिस मौजूद है उसकी तरफ पुश कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर हमारे पास ट्रैकिया को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए और खुराक को ईजिली एसोफेगस के अंदर एंटर कर दिया जाए। तो ये हमारे पास काम होगा फेरेंक्स के अंदर। अब एपिग्लॉटिस हमारे पास क्या है? एपिग्लॉटिस एंड इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू, और ये हमारे पास क्या काम करता है? जैसे ही खुराक हमारे पास फेरेंक्स से पास आउट होती है तब हमारे पास एपिग्लॉटिस क्या करेगा? वाइंड पाइप के जो टॉप एरिया, जिसे हम नाम देते हैं टॉप ऑफ वाइंड पाइप, यानी कि जिसे हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं, इस ग्लॉटिस की ओपनिंग को, ग्लॉटिस को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ये हमारे पास मेन काम होता है एपिग्लॉटिस का। अब ग्लॉटिस हमारे पास क्या है? द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जिस जगह से ओपन होता है, यानी कि सांस की नाली जिस जगह से ओपन होती है हमारे पास, उस जगह को नाम दिया जाता है, वो हमारे पास ग्लॉटिस होगी। और एपिग्लॉटिस का मेन काम हमारे पास क्या होता है? क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको क्लोज करने का जो काम है वो हमारे पास एपिग्लॉटिस का होगा। तो डेट इज़ ऑल अबाउट द फेरेंक्स, कि हमारे फेरेंक्स के अंदर किस किस तरह की डाइजेशन और किस किस तरह के अमल दरामद होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एसोफेगस के बारे में। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि ओरल कैविटी से हमारे पास फेरेंक्स हमारे पास कनेक्टेड हो जाती है एसोफेगस के साथ। एसोफेगस जिसे हम खुराक की नाली भी कहते हैं। अब ये खुराक की नाली हमारे पास क्या क्या काम सर अंजाम देगी और ये हमारे पास कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एसोफेगस के बारे में। ये सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है? अ लॉन्ग ट्यूब। ये हमारे पास होगी अ लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट द pharynx विद स्टमक। जो खुराक हमारे पास फेरेंक्स से आएगी उस खुराक को स्टमक की तरफ पहुंचाना, ये काम हमारे पास होता है एसोफेगस का। एंड एसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारे पास टोटल लंबाई होती है ये हमारे पास होगी ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि बॉडी के अंदर फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक जो एसोफेगस की लंबाई हमारे पास होती है दैट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आपका मेन पॉइंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि एसोफेगस और ट्रैकिया दोनों की दोनों जो हमारे पास नालियाँ हैं
एक खुराक की नाली और एक हमारे पास सांस की नाली, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ साथ आती हैं। और ट्रैकिया के बारे में हम जानते हैं कि ट्रैकिया हमारे पास फेफड़ों में एंटर कर जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर होगी। और इसी तरह से एसोफेगस हमारे पास स्टमक तक आती है, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एसोफेगस के बारे में कि एसोफेगस के अंदर हमारे पास क्या होगा। एसोफेगस के अंदर खुराक की जो मूवमेंट है वो हमारे पास खुराक को स्टमक की तरफ लेकर आना, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस की मदद से की जाती है। यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, आपके पास एक तरह की वेव पैदा होती है, वो वेव हमारे पास क्या करती है, उस वेव का काम होगा खुराक को एसोफेगस से स्टमक की तरफ लेकर आना। तो वो जो हमारे पास वेव बनती हैं, वो वेव हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। इन्हीं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो खुराक हमारे पास है वो आगे स्टमक की तरफ मूव करती है। अब वो जो वेव हमारे पास है उस वेव को नाम दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। ये हमारे पास क्या कहलाती है, पेरिस्टॉल्सिस कहलाती है। अब पेरिस्टॉल्सिस की डेफिनेशन हमारे पास नीचे बयान की गई है कि पेरिस्टॉल्सिस हमारे पास से क्या होगा। आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। व्हाट इज़ पेरिस्टॉल्सिस? द वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही हमारे पास खुराक एसोफेगस में एंटर होती है तब हम देखते हैं कि हमारे पास इस जगह पर वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस बनती है। यानी कि हमारे पास इस तरह से रिलैक्स होगा, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास रिलैक्स, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स होने के बाद बोलस हमारे पास कहाँ एंटर कर जाता है, स्टमक के अंदर। तो ये हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पैदा होने वाली वेव्स हैं, इन वेव्स को नाम दिया जाता है पेरिस्टॉल्सिस का। ये अमल हमारे पास क्या कहलाएगा, पेरिस्टॉल्सिस कहलाएगा। द वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच मूव्स द फूड अलोंग द एसोफेगस टू द स्टमक। जो हमारे पास खुराक को एसोफेगस से स्टमक की तरफ ले जाएगा, स्टमक के अंदर एंटर करवाएगा, उस मूवमेंट, उस वेव्स को नाम दिया जाता है पेरिस्टॉल्सिस का। जैसे यहाँ पर हमारे पास ओरल कैविटी से बोलस हमारे पास एसोफेगस में, यहाँ एसोफेगस में दाखिल होगा, तो एसोफेगस में दाखिल होने के बाद वो इन मूवमेंट से होता होता हमारे पास स्टमक के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था फेरेंक्स और एसोफेगस के बारे में। आपके पास इसके अंदर मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन बयान किए गए हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।